हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इस वन शॉट देखने के बाद, जो कि नीट वाले बच्चों के लिए ही है, आप कोई भी सवाल नीट का लगा पाएंगे जो कि एटम्स पर बेस्ड होने वाला है। तो ये वन वीडियो है जो कि वन चैप्टर को कवर करने वाला है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो और सारे सवाल आपसे बन जाए। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है और सुपर इजी लैंग्वेज में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फिजिक्स आसान लगे और 150 प्लस आप स्कोर कर पाए। तो आपके सिलेक्शन को कौन रोक पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा चैप्टर नंबर 12, क्लास 12th फिजिक्स का एटम्स। और ये वन वीडियो बराबर वन चैप्टर, यानी इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, सवाल निकालिए। अच्छा, कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो आसानी होगी। तो आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको नीट फ्री पीडीएफ मिलेंगी। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं सब अनलॉक हैं, क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकती है। अब क्या है कि आपके पास काफी समय काफी कम है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लगाइए जो कि बिल्कुल नीट में आने या उस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हुए दिखें। और ज्यादा क्वेश्चन समय कम होने की वजह से लगा भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस दिक्कत को देखते हुए मैंने क्या किया है, आपके लिए नीट श्योर क्वेश्चन बना दिए हैं फिजिक्स के ऊपर। इसके अंदर हर चैप्टर पे 25 क्वेश्चन है, 25 एमसीक्यू हैं, जो कि आप आराम से अपनी बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए लगा सकते हैं। साथ में ये हर क्वेश्चन फुली सॉल्व्ड है, तो आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा। तो इससे आप दबाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपके 150 प्लस आप स्कोर कर पाए। तो नीट श्योर क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर नीट श्योर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर लगाना शुरू कर दीजिए। कम समय में काफी बेहतर काम फिजिक्स में आप बना सकते हैं। और अपना एक अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको राइट गाइडेंस देता हूं कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। सबसे पहला मॉडल आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज से भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज तो 1897 में हुई है, जे थॉमसन ने की। उसके पहले एक प्रपोजल आया था या मॉडल था, डाल्टन्स मॉडल 1808 में। ये क्या कहता था कि सभी जो मटेरियल हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उस छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ना इसको आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस मॉडल के हिसाब से। उसके बाद जो एटम्स होते हैं वो एक एलिमेंट के सेम होते हैं, फिजिकली एंड केमिकली बोथ, और अलग अलग एटम्स के अलग अलग एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं। और ये एटम्स हाइड्रोजन एटम से कंपेयर किए जा सकते हैं। इनका जो रेडियस वाला साइज है वो 10 टाइम्स हो सकता है बड़े से बड़ा एटम का, और जो इसका मास है वो 250 गुना भारी हो सकता है हाइड्रोजन के एटम का। और द एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये एटम स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये डाल्टन्स थ्योरी थी 1808 में। अब क्या हुआ, जे थॉमसन ने जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो उन्होंने ही अपना एक मॉडल पेश कर दिया अगले साल, यानी 1898 में, जिसे हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा बिखरा होता है, और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंबेडेड होता है, यानी धसे हुए होते हैं। वो कहां पर धसे हुए होंगे ये किसी को नहीं मालूम। इसी वजह से इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। जैसे तरबूज होता है, तरबूज में उसके बीज कहां पाए जाएंगे किसी को नहीं मालूम। और लाल वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव चार्ज या उसका मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और नेगेटिव चार्ज इंबेडेड थे या धसे हुए थे। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बराबर थे, इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था। ये जे थॉमसन का मॉडल है, इस वजह से इसको एक प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, है ना। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, इसका क्या मतलब है, जैसे आप हलवा खाते हैं तो हलवे में मेवे होते हैं, किशमिश है, काजू है, या जो भी मम्मी ने डाला है। तो एक चम्मच आपने उठाया और खाया, तो आपको नहीं पता कि उस चम्मच में कितने काजू, कितने बादाम, कितना गरी, कितनी किशमिश आ रही है। हो सकता बहुत आए, हो सकता आए ना, नहीं पता। यही वजह थी कि प्लम पुडिंग मॉडल में इसके अंदर माइनस कहां है आपको नहीं पता, इसलिए इसको पुडिंग का मतलब हलवा कह सकते हैं। यहां
प्लम मतलब मेवे, तो ये वाला मॉडल भी बोला गया। वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अब जे थॉमसन का जो मॉडल था ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, फिर भी काफ़ी चला। रदरफोर्ड का मॉडल आया 1912 में, और 1898 में इनका मॉडल, करीबन 14 साल चला ये मॉडल। फिर इसका फेलियर की रीज़न क्या रहे कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस देखी गई उसमें कई लाइंस मिली आपको, तो उन डिफरेंट लाइंस को, डिफरेंट सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल। दूसरी बात कि जो लार्ज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जो 1911 में गैगर एंड मार्टसन ने किया था रदरफोर्ड के कहने पर, जिसके ऊपर रदरफोर्ड मॉडल आया था, उसमें जो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन था, अभी वो मॉडल देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो किसी एटम से टकराकर लार्ज डिफ्लेक्ट स्कैटरिंग एंगल क्यों हो गया इसके पास। तो ये, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसको तो झुटलाया जा नहीं सकता, वो तो पक्की बात होती है, आपकी थ्योरी बैठे चाहे ना बैठे। तो ये मॉडल हो गया फेल। अब उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल से पहले हम चले देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो 1911 में हुआ था, जो कि गैगर एंड मार्टसन ने किया था। इनके शिष्य थे रदरफोर्ड के, उन्हीं के कहने पर इन्होंने क्या किया, गैगर एंड मार्टसन ने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, बिस्मथ या पोलोनियम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रेडियो एक्टिव। ये लेड, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये लेड का बास्केट लिया, लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर रखा बिस्मथ मटेरियल। जो बिस्मथ मटेरियल वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो अल्फा बीटा गामा रिलीज करता है। और लेड इसलिए लगाते हैं कि इसकी जो रेडिएशन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो किसी को इससे हार्म ना मिले। उसके बाद यहां से जो कि अल्फा पार्टिकल निकले, लेकिन हमको ये गोल्ड फॉयल थी, ये जो है देखिए गोल्ड फॉयल है, बड़ी पतली सी, क्योंकि गोल्ड फॉयल में मेलेबिलिटी का गुण होता, पतला सा पतला, आप उसको झिल्ली बना सकते हैं, फॉयल बना सकते हैं। तो यहां पर हमें आवश्यकता थी कि जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसकी बीम बना दें। भाई वैसे छिटक के निकल रहा है, एक सीधे रास्ते पे लाइट की तरह जाए, उसी लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोलीमेटर। कोलीमेटर का काम होता है इन अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है उसको बीमिंग कर देना, बीम बना देना, और बीम को हम इस वाले गोल्ड फॉयल पे, जो पतली सी गोल्ड फॉयल है, उसके ऊपर हिट कराते हैं। हिट कराने, ये पूरा जो कहानी कर रहे होते हैं वैक्यूम चैम्बर में होता है। और यहां पर हमने क्या किया होता है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यानी जिंक का लिपाई पुताई पेंटिंग कर देते हैं। वो इसलिए कि जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे पड़ के निकलेगा, वो जब इस जिंक में पड़ेगा तो जुगनू की तरह चमकेगा, फ्लैशेस देगा, है ना। तो उस फ्लैशेस को हम माइक्रोस्कोप, रोटेटिंग माइक्रोस्कोप होता है, इस रोटेटिंग माइक्रोस्कोप से जहां जहां चमक आती है हम गिन लेते हैं कि यहां चमका कितने एंगल पर और कितने चमके, यानी कितने लोग स्कैटर्ड हुए और कितने एंगल पे हुए। ये माइक्रोस्कोप घुमा घुमा के चेक करने के काम आता है। यही पूरा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने बताया, यही पूरी बात मैंने यहां लिख रखी है आपको समझाने के लिए, जो मैंने समझा दी। तो गोल्ड फॉयल की थिकनेस देखिए कितनी कम थी, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। इसीलिए गोल्ड फॉयल ली जाती है कि पतली से पतली फॉयल बनाई जा सके। सारे मेटल्स को इतनी पतली फॉयल आप नहीं बना पाते हैं, गोल्ड में ये गुण होता है, वो आप काम कर लेते हैं। तो आप समझ गए कि इसके अंदर क्या होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में, अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये भी जान लीजिए। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। आप सिंपल कह सकते हैं कि जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना, और जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन पे जो चार्ज पाया जाता है +2 उसके बराबर होता है। ये इसलिए कि कई बच्चे हीलियम की अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो कुछ नहीं है, आप मास 4 गुना प्रोटॉन के और चार्ज दुगना प्रोटॉन के चार्ज के, ये अल्फा पार्टिकल हो गया। इसके ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे तो क्या देखा कि ये यहां पर स्कैटरिंग एंगल को रिप्रेजेंट किया, और उस स्कैटरिंग एंगल पर कितने पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, उसका एक फोटो बनाया या ग्राफ बनाया। उसमें अधिकतर देखा कि अधिकतर जो पार्टिकल्स थे उसमें स्कैटरिंग एंगल बहुत कम था या था ही नहीं। मतलब अगर कोई चीज भेजी गई है और सीधे ही निकल गई है तो इसका मतलब है कि जिस पे वो लड़ रही है उसमें खाली स्थान बहुत है, तभी तो एम्प्टी स्पेस था, तो सीधे निकल गया। तो इससे ये अंदाजा लगा कि एटम के अंदर हॉलो स्पेस बहुत होता है, वरना ये इतने नंबर ऑफ जो स्कैटरिंग हो रही है वो अनडिफ्लेक्टेड कैसे है। फिर कुछ पार्टिकल में जो डिफ्लेक्शन है वो अच्छा खासा स्कैटरिंग एंगल आपको मिला। ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो पता लगा ये स्कैटरिंग एंगल देखिए कितना मजेदार है, इतना ये जाके घूम गया। और कुछ तो ऐसे रहे जो सीधे गए और सीधे ही लौट आए।
बहुत रेयरेस्ट की बात करें तो ये क्यों लौट आया सीधे, या हाई स्कैटरिंग डिफ्लेक्टिंग एंगल क्यों मिल रहा है? इसका कारण रहा कि इसके अंदर इसके कोर में पूरे का पूरा कोई मास एकत्रित है और पॉजिटिव चार्ज है जो इसको तगड़ा डिफ्लेक्शन दे रहा है। जो भी गिनती के एक्चुअली जो हाई 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन था वो 8000 अल्फा पार्टिकल में से किसी एक को मिल रहा था। और अगर हम बात करें 180 डिग्री वाला तो रेयरेस्ट था, कोई इक्का दुक्का। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, उसका कारण यह बताया गया कि इस एटम के अंदर सेंटर में उसका पूरा मास, जिससे कि उसका हैवीनेस हो जाए और साथ में पूरा पॉजिटिव चार्ज केंद्रित है। इसी को बाद में रदरफोर्ड ने इसका न्यूक्लियस बोला। तो दी एंटायर पॉजिटिव, ये मैंने आपको बता दिया। और इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, ये जो लड़के घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास इतना मोमेंटम ट्रांसफर करने की ताकत नहीं है जो इस अल्फा पार्टिकल को भगा दे। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पे जो मास होता है बेटा जी, वो 4 गुना मास होता है प्रोटॉन के। और आपको यह भी पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन 1480 गुना, अगर मुझे सही याद है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1440 है या 1540 है, ये फिगर एकदम से दिमाग में नहीं आ रही है, शायद 1540 है। खैर जितना भी है 1440 काफी ज्यादा है मतलब। तो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से करीब करीब 1540 मान ले तो 1540 गुना भारी होता है। इसका 4 गुना है तो अल्फा पार्टिकल और है। तो कोई हैवी चीज किसी हल्की चीज से लड़ती है तो उस हैवी चीज को फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ट्रक जा रही है वो साइकिल से लड़ जाए तो साइकिल छटक जाएगी, ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने की ताकत नहीं रखते हैं। रीजन समझ में आपको आया होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये बातें जब उन्होंने मॉडल पेश किया तब बोली, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताना था इस एटम को। अब यहां पर कुछ बातें और, इसमें ये एक फॉर्मूला बनता है जिसको आप पूरी चीज तो शायद याद रखना बड़ा मुश्किल हो, इतनी चीज पकड़ लीजिए कि अगर आप ये जानना चाहें कि किस स्कैटरिंग एंगल पर कितने पार्टिकल आपके मिल रहे हैं तो इस फॉर्मूले से जान सकते हैं। बाकी सब चीजें अगर कांस्टेंट रखें तो n थीटा प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ θ/2। इस पे एक सवाल एक बार आया था। तो ये स्कैटरिंग एंगल है थीटा और n है इस स्कैटरिंग एंगल पर कितने पार्टिकल स्कैटरिंग या डिफ्लेक्शन के बाद आपको मिले हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, पूरी चीज याद करने में पसीने छूट सकते हैं और कोई ज्यादा फायदा भी नहीं है। तो आप इसी को पकड़ के रखिए आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि ये अल्फा पार्टिकल को जब आप शूट करते हो किधर, एटम की तरफ, तो ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड न्यूक्लियस का था, मान लो गोल्ड का न्यूक्लियस है तो या किसी का न्यूक्लियस है, तो ये अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और आपको पता है कि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसके पास जाएगा और वहां तक जाएगा जहां तक इस पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो क्षण भर के लिए यहां रुक जाएगा, ऐसे गया और रिपल्शन के फोर्स की वजह से यहीं तक पहुंचा और फिर वापस हो गया। तो ये जहां तक क्लोजेस्ट पहुंच पाया है, क्योंकि वहां यहां क्षणभर के लिए रुकेगा फिर वापसी करेगा, ये गया क्षणभर रुका वापस, तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो इसके बीच की दूरी है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से क्या चीज हासिल हो जाती है कि ये अल्फा पार्टिकल जहां तक पहुंचा है उससे कम ही न्यूक्लियस का साइज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो घुस नहीं पाएगा ये। तो ये अगर 10⁻⁻15 मीटर निकल आया है तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर से छोटा ही है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, है ना? बात समझ में आ रही है। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। अगर ये थ्रो करने वाला पार्टिकल अल्फा है, अल्फा पे 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, तो R0 की वैल्यू आप लिखेंगे 2k, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, Z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या इसी को काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² में तब्दील कर दीजिए तो 4k Z² अपॉन mv²। इसको चाहे तो याद कर लें, स्पीड बढ़ा देगा सवाल करने की। यहां पर ये कहानी अल्फा पार्टिकल के लिए है, तो ये फॉर्मूला है। कभी कभी सवालों में क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की जगह आपसे कह सकते हैं प्रोटॉन थ्रो किया है या कोई और पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये चार्ज बदल जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है और प्रोटॉन पे तो एक ही चार्ज है या कोई और पार्टिकल है। तो इन जनरल इस फॉर्मूले को घोंट लीजिए, या और मजा देगा। R0 क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या रही, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2k, k का मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q1 Q2, Q1 हो गया इसका चार्ज और Q2 का मतलब हो जाता है
जो न्यूक्लियस में चार्ज है, एटॉमिक नंबर इनटू ई। तो Q2 हो गया ZE और Q1 हो गया जो भी थ्रो कर रहे हो, शूट कर रहे हो, अपॉन mv²। तो ये किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए ये अप्लाई कर सकते हो। ये इसलिए रेडीमेड फॉर्मूला बना दिया है कि याद कर लोगे, आया नहीं कि सीधे खट से आपने किया नहीं। और ये अल्फा पार्टिकल, अगर इसी में Q1 की वैल्यू आप 2e रख दें और Q2 की वैल्यू ZE, तो यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। उम्मीद है समझ में आई होगी। और काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इसको इस्तेमाल कीजिए, हाफ mv² नीचे करके काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। और इसी एक्सपेरिमेंट से आप ये निकाल पाए थे कि हमारा जो एटम होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, रेडियस कह लीजिए, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब मतलब अगर आप किसी क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम के बराबर अगर एटम है तो इस पेन की टिप के बराबर आपका न्यूक्लियस है ना। सरसों का दाना कह सकते हैं, सरसों आपने देखी नहीं देखी वो भी नहीं मालूम हमको, खैर एनीवे समझ पाए होंगे आप, इस पेन की टिप के बराबर। दिस इज सो स्मॉल इन कंपैरिजन विद द साइज ऑफ द एटम, इतना छोटा होता है। और 99% से भी ज्यादा मास ये अपने पास रखता है। अच्छा, अब दूसरा एक टॉपिक आता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है बेटा? ये जो आप यहां पर अल्फा पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं या जो भी पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है इसलिए उसी की बात कर रहे हैं, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस के कोर से, यानी कोर का एक्सिस ले लो, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उचित दूरी पर, पास नहीं, पास तो डिफ्लेक्शन में चला जाएगा, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर का या वेलोसिटी के बीच में, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हो बी। इसे कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये cot θ/2 के प्रोपोर्शनल है, ऐसा आप दिमाग में रख सकते हो। याद कर पाइए, अगर टॉपर है बनने की चेष्टा तो कर सकते हैं। तो ये इस पे भी एक सवाल आ चुका है नीट में, तो ये बात आप यहां से पकड़ सकते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर हमारे लिए क्या रोल अदा करता है और कैसे सवाल बनते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर अगर आपका कम है, अगर लार्ज है, सपोज करिए वहां से शुरू करते हैं, अगर लार्ज है तो ये डिस्टेंस दूर होगा, ये दूर होगा न्यूक्लियस से, दूर होगा तो जब इसके पास पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो रिपल्शन कम लगेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। यही बात लिखा है, नो डिफ्लेक्शन। अगर हमारा स्मॉल है, स्मॉल होने का मतलब ये करीब है, तो इसका डिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंगल, डिफ्लेक्टिंग एंगल ज्यादा होगा, दिख रहा है। और अगर जीरो है, यह बड़ा पूछा जाता है, जीरो होने का मतलब है कि इस न्यूक्लियस के सीधी रास्ते पे, यहां पे भी जीरो है, जाएगा और टकरा के वापस हो जाएगा, तो डिफ्लेक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है तो डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल कितना होने वाला है? 180 डिग्री। ऐसे जाएगा, ऐसे लौट आएगा टकरा के। ये कहानी आप समझे। और ये इंपैक्ट पैरामीटर क्यों निकाला जाता है? जिससे ये ट्रेजेक्टरी, यानी इसका पाथ आफ्टर डिफ्लेक्शन हम प्रॉपर ढंग से समझ सके, ये उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, बढ़िया। अब आता है रदरफोर्ड का, जब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया 1911 में, तो 1912 में रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश कर दिया। वो बात समझते हुए, क्या मॉडल रहा? उन्होंने पहली बात ये बोली कि एटम जो होता है वो स्मॉल एंड मैसिव सेंटर कोर होल्ड करता है। एटम के अंदर छोटा और काफी भारी सेंट्रल कोर होता है जिसमें सारा पॉजिटिव मास और लगभग सारा मास निहित होता है। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बात समझ में आ रही है? एक एटम के अंदर बहुत छोटा सेंटर और है मैसिव कोर होता है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास निहित होता है, उसे बोल दिया न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बढ़िया। दूसरा उन्होंने बताया कि जो एटम का साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर का है, तो उसकी रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर का है, यानी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है। ये नंबर 2। नंबर तीसरी बात उन्होंने क्या बताया कि जितना की न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो एज ए होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने ही इलेक्ट्रॉन है, नेट मिला के शून्य। अब ये जो जब ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन
आपके न्यूक्लियस के। तो जब भी कोई चीज चक्कर लगाती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जैसे कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहां पर ये चक्कर, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का। उससे इसको मिलता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से चक्कर लगा पाता है। ये रदरफोर्ड आप अपना मॉडल देके बढ़िया चकाचक हो गए। अब क्या रहा, आप देखेंगे कि ये मॉडल भी ज्यादा दिनों तक टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि इसमें कुछ खास दिक्कतें हो गई। जैसे पहली दिक्कत क्या हुई कि रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता रहेगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है? वो ये बोलती है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। तो ये जो निगेटिव, जो कि चार्ज पार्ट के लिए इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेटेड मोशन में, गोल गोल चक्कर लगाना एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री में तो निकलेगी नहीं, एनर्जी लेके निकलेगी। तो इसकी जब एनर्जी घटेगी तो ये थोड़ी देर में इस न्यूक्लियस में आके भस्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम होती जाएगी, रेडियस कम होती जाएगी, और कुछ ही देर में ये भस्म हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कहां रहा, या स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहां रहा? रहा ही नहीं। दूसरी बात क्या हुई दिक्कत में, जब इसका देखा गया कि स्पेक्ट्रल लाइंस, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में लगातार इसकी रेडियस क्योंकि घट रही थी, तो कॉन्टिन्यूअसली इसकी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लगातार। तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए उसमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। उस बात को भी एक्सपेरिमेंटली ये मीट आउट नहीं कर पाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये मॉडल अटक गया। तो ये कहानी बोली गई कि जो मॉडल था, ये मॉडल एक पिक्चर थी, लेकिन एक ट्रेलर था, फिल्म नहीं बन पाई। ठीक, अब इस ट्रेलर को, इसमें जो खामियां थी उसको पूरा करने के लिए नील बोर पिक्चर में आए। अब नील बोर साहब आएंगे तो अपनी कहानी समझाएंगे। जैसे आ गए नील बोर साहब, तो नील बोर ने हाइड्रोजन का नया मॉडल प्रस्तुत किया। उनकी जो जो हाइपोथेसिस थी या जो एजम्पशन थे वो ये थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिसको चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलम्बियन फोर्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, ये बात। और एज ए होल ये एटम स्टेबल है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो बातें रही, है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसी से मिलता है। तो ये लिख दिया, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख दे तो और बेहतर हो सकता है। ये हाइड्रोजन है तो जेड की तरह आप 1 लिख देंगे, वरना इसके लिए, और ये mv²/r। अब इसके हिसाब से बोर साहब ने अपनी 3 पोस्टुलेट्स प्रस्तुत की या दी। पहली बात उन्होंने क्या बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या ऑर्बिट्स में, ये ऑर्बिट कुछ स्पेशल या फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं, जहां पर चक्कर लगाते वक्त इसका एनर्जी का लॉस नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालता। और ऐसी अवस्था में क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो इसको बोला जाता है स्टेबल ऑर्बिट्स। तो ये स्टेबल ऑर्बिट्स यानी वो ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये स्पेशल ऑर्बिट्स हो गई। दूसरी पोस्टुलेट ये बताती है कि वो स्टेबल ऑर्बिट्स कौन सी होंगी, तो उन्होंने कहा ये वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, L = NH/2π। तो जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल या NH/2π है, वो ऐसी ऑर्बिट्स कही जाएंगी जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। और यहीं से बात, इसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्वांटाइजेशन हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ही ऑर्बिट्स हैं जहां पर चक्कर लगाकर वो एटम को स्टेबल कर सकता है, अदरवाइज वो भस्म हो जाएगा जाके न्यूक्लियस के अंदर। तो इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड कंडीशन ऑफ द बोर, जो कि किस भाषा में, किस ताल्लुक में है, एंगुलर मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में।
तो ये है क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम NH/2π, तभी स्टेबल होगा। फिर नील बोर ने तीसरी पोस्टुलेट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा अगर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में कूद पड़े इलेक्ट्रॉन तो जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके बराबर का एक फोटोन रिलीज कर देगा। तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, या EI माइनस EF बराबर एच न्यू। EI की वैल्यू बड़ी एनर्जी लेवल से छोटी एनर्जी लेवल में आना चाहिए। ये कहानी नील बोर की आ गई और इसने जो खामियां थी काफी हद तक वो रदरफोर्ड की पूरी की, लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस है, वो हम देखेंगे जो कि देखने वाले हैं। ये भी पूरी तौर पे फुल प्रूफ नहीं रही। जैसे दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम, केवल सिंगल प्रोटॉन के लिए ये लागू होती थी, बाकी के लिए ये सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। दूसरी कि इसके अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों लिए गए जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी लेना पॉसिबल था, इसका एक्सप्लेनेशन बोर साहब नहीं कर पाए। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है, जो मैटर वेव्स में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो अगर वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पाएंगे। तो हम कैसे कह रहे हैं कि इसी स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है जब पोजीशन ही क्लियर कट नहीं पता है? ठीक है भाई। अगली बात, अच्छा इसी बात को लेकर यहां बात की जाए, इस बात को जो मैंने हिंदी में लिख दी है कि ये जो मॉडल था इनका, ये सेमी क्वांटम मॉडल बोला जाता है नील बोर का। क्यों? क्योंकि इन्होंने E एंड L यानी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया था। क्वांटाइज्ड करने का मतलब एक स्पेशल वैल्यू के तहत ही हो सकते थे NH/2π एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम तो का क्वांटाइजेशन वाली चीज तो एक्सेप्ट की, लेकिन क्लासिकल सर्कुलर मॉडल को छोड़ा नहीं। इसीलिए इस मॉडल को बोलते हैं सेमी क्वांटम मॉडल। क्वांटम का मतलब अब जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, यहां बताने से फायदा नहीं है, तो आप समझ पाए मेरी बात। अगली बात करते हैं कि जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ लाइंस काफी चमकदार मिल रही थी, कुछ हल्की थी उसकी अपेक्षा। इस इंटेंसिटी के वेरिएशन को भी नील बोर समझा नहीं पाए कि क्यों इतनी चमक रही है फला लाइन और धमाका लाइन इतनी कमजोर क्यों है, मतलब दिखने में, चमक में। अगली बात, इन जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है, टूटती है अगर वो, तो जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टूटती है उनको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इस इफेक्ट जीमर और स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कि ये खामियां हैं या लिमिटेशंस हैं जो नील बोर के मॉडल में रही हैं, आपको ये पता लग गई। अब कुछ डाटा आएंगे जिस पे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। पहली बात करते हैं बोर्स रेडियस की। तो बोर्स रेडियस क्या होता है? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का मतलब Z बराबर 1, हाइड्रोजन में जो पहली रेडियस होती है या इनर मोस्ट रेडियस, उसको हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। n=1 जब पुट करते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला है रेडियस का किसी भी एटम के लिए मोटे तौर पे। इसमें Z भी है देखिए और N भी है। इसी के अंदर जब आप Z बराबर 1 एंड N बराबर 1 पुट कर देते हैं तो हाइड्रोजन के लिए इनर मोस्ट रेडियस निकल आती है जो कि बोर्स रेडियस कहलाती है। तो ये वैल्यू हमने हाइड्रोजन एटम के लिए पुट कर दी और 1 के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1 और N बराबर 1, तो ये वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू है ये बोर्स रेडियस कहलाती है, हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट रेडियस। अब यहां पर R0 याद कर लीजिए, बोर रेडियस हो गई। और इन जनरल हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम अगर आप लेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, Rn यानी nth ऑर्बिट की रेडियस n² इंटू R0। R0 की जगह 0.53 लिख सकते हैं। तो ये n हो गया किस ऑर्बिट में आप चक्कर मरवा रहे हो तब का रेडियस चाहिए। Z हो गया उस एटम का एटॉमिक नंबर, अगर हाइड्रोजन है तो 1 कर देना, जैसे ये हाइड्रोजन के लिए तो Z बराबर 1 कर दिया। हाइड्रोजन के लिए Rn बराबर n² R0 और किसी और के लिए n² Z इंटू R0। इसको याद रखिए, तेजी से सवाल करने में आपकी ये मदद करेंगे। दूसरी बात देखते हैं वेलोसिटी की कहानी। तो जब ये चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन तो इसकी कितनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला ये है फॉर एनी एटम। अब इसी में अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि बोर्स रेडियस में जब ये होता है तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, तो बोर रेडियस का मतलब है हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 N बराबर 1 इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कर दिया। जब आप कैलकुलेट करते हैं पुट करने के बाद तो ये वैल्यू आती है C/137। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको 137 से डिवाइड कर दिया है। ये जब हमारा
बोर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन होता है तो उस समय जो स्पीड है वो c/137 है। इन जनरल याद रखें हाइड्रोजन के लिए तो v0 c/137, और अगर हम इन जनरल बात करें तो Vn इज प्रोपोर्शनल टू Z/n, तो Z/n इंटू V0 के बराबर हो जाएगा। और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहां Z बराबर 1 पुट कर दीजिए, ये हाइड्रोजन के लिए तो Vn0/n इसी से, और ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला 1/37 C/n। तो ये याद कर देने से तेजी से आप इसको निपटा पाएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड उस ऑर्बिट में कितनी है। बढ़िया। अब कुछ और ऐसे फॉर्मूले जो आपका काम बनाएंगे, जैसे टाइम पीरियड की बात करें कि एक चक्कर कंप्लीट करने में ये महाशय जिस ऑर्बिट में है वो इलेक्ट्रॉन साहब कितना टाइम ले रहे हैं, तो Tn इज प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला है, इसको तो खैर कितना याद रखा जाए, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी याद रखिए, उसी पे सवाल आएगा। Tn इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो इसको पलट देंगे, अभी दिखाएंगे। तो ये n³/z², हाइड्रोजन होगा तो z की वैल्यू 1 पुट कर देना। अब ये फ्रीक्वेंसी उसी का उल्टा, z²/n³। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर इसने लगा लिए, बात खत्म। अब आगे हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, और उसमें रिश्ता क्या है ये भी सीखेंगे। तो यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इस इलेक्ट्रॉन की, ये K का मतलब काइनेटिक एनर्जी से है और K मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती है kZe²/2r। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो Z बराबर 1 पुट कर देना, कोई और एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर डाल देना, kZe²/2r। अब हम पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट में बात करें तो क्या वैल्यू आएगी, ये आती है -kZe²/r। ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद टोटल एनर्जी का जिक्र करें तो K + U, इन दोनों एनर्जी को आप जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो En की वैल्यू क्या दिख रही है, -kZe²/2r। इन फॉर्मूलों को भी याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट इस पे सवाल आता है। और इन तीनों में रिलेशन क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर दी है उसको माइनस कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी दी उसका हाफ कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो है रिलेशन आपके लिए बहुत काम का है, नीट पे इसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको जरूर आप अच्छे से याद रखिए। और ये जो मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बता दीजिए या रेक्टेंगुलर शेप में जो अंडरलाइन किया है उसको भी पकड़ के रखें, इससे ट्रेमेंडस फायदा आपका होने वाला है। अच्छा, अब यहां ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए, मैं इसको हटा देता हूं, इसके ऊपर लिख दिया है मैंने, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहां लिख देता हूं। ये देखिए क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए इस फॉर्मूले का काफी उपयोग किया जाता है कि अगर किसी ऑर्बिट में हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल पाएंगे। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अब आता है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब एक जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा इलेक्ट्रॉन तो एक फोटोन निकालेगा। उस फोटोन का वेवलेंथ अगर आपको निकालना पड़े तो आप वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए न्यू लिखा हुआ, न्यू बार यानी वेव नंबर 1/λ, ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसको याद रखिए, कई किताबों में n1 n2 दिया रहता है तो उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इससे बेटर क्या है nf ni याद कीजिए। ni मतलब इनिशियल जो ऑर्बिट था, nf का मतलब फाइनल ऑर्बिट, तो कहां से कहां कूदा है, इनिशियल से फाइनल कूदा है। तो ये n1 n2 में घपला हो जाता है क्योंकि उल्टा चलता है उसमें, ऐसे याद करके रखें। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है नॉर्मली 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर, आप पकड़ के चलें, और एग्जैक्टली 1.0973 ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए आपसे बात की थी कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी निकालनी है तो En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू हो जाएगी। अब पहली ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, तो n की वैल्यू 1 रखा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। n बराबर 1 मतलब K शेल, ये n बराबर 1 है, जिसे आप K शेल बोलते हैं, KLM, है ना। और n बराबर 2 रखोगे जिसे L शेल बोलते हो, तो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4।
फिर n बराबर 3 n m शेल की बात करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कम से कम ये 3 आप याद रखिएगा तेजी से, क्योंकि इसका डिफरेंस कभी कभी काम आता है। -13.6, -3.4, -1.5। और अगर आप n की वैल्यू इंफिनिटी कर दें, एक लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ऐसा सोचें, तो n की वैल्यू जब डालेंगे इंफिनिटी तो En की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां होती है? जब छोड़ के चला जाता है इसको, 0 एनर्जी लेवल पे। बाकी सबसे कम, सबसे पास -13.6 ग्राउंड स्टेट पे। खैर, अब ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या करते हैं, n बराबर 1 को हम नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसके बाद और एनर्जी लेवल्स n बराबर 2, देखिए उसके ऊपर है, n बराबर 3 उसके ऊपर है। प्रॉपर रेशियो में हम एनर्जी लेवल्स को यहां पर अरेंज कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के तहत। और ये जो दिखाया है वो ये दिखाया है, अभी हम देखेंगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से ज्यादा, यानी 2 से 3 से 4 से कहीं से भी कूदकर अगर 1 वाले ऑर्बिट में आ रहा है तो उसे बोला जाता है लेमन सीरीज। 1 में आना होगा तो ऊपर से आना होगा, 2 से, मतलब 1 में है तो 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा। और ये जो लेमन सीरीज है वो कहां पर फॉल करती है? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसी तरह n बराबर 2 पर अगर आ रहा है, 2 का मतलब है 2 से ज्यादा से आएगा ना, तो 3 से 4 से, तो इसे बोलते हैं बामर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में फॉल करती है। अगर 3, 4, 5, 6 से कहीं से 2 में आ रहा है, NF2 है, Ni ग्रेटर देन 2 विच इज 3, 4, 5, 6 और भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे बामर सीरीज। उसके बाद अगली सीरीज आती है n बराबर 3 पे, पाश्चन सीरीज। यहां पर क्या होगा कि n बराबर 3 में आएगा उससे ऊपर से, और उसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज, फ्रंट सीरीज। ये सारी की सारी इंफ्रारेड में है बामर के बाद। तो इसका अंदाजा रखिएगा, पहली वाली अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, और बाकी सिर्फ इंफ्रारेड। समझना, याद रखना आसान है, तकलीफ दे नहीं है। उसी को फिर से लिख दिया है यहां पर। ये बात देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम बता ही चुके थे। ये आयनाइजेशन एनर्जी याद कर लीजिए, जो एनर्जी थी उसी को प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद है वो माइनस में एनर्जी होल्ड किए, उतनी ही प्लस एनर्जी अगर आप दे देंगे। जैसे यहां पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है और इस समय सपोज उसकी एनर्जी लेवल है, समझाने के लिए, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे तो इसको छोड़ के चला जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा। तो इसी का प्लस वाली जो एनर्जी कहलाएगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो आप। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि अब ये चक्कर की लगाने पे मजबूर क्यों है? क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी में, इससे उसने उधारी ले रखी, फंसा हुआ है। अगर इसकी उधारी आप पाट दो तो जीवन में स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये माइनस वाली एनर्जी इसको टिका दो, प्लस के फॉर्म में 0 हो गई और ये छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जब इसको छोड़ के जाएगा तो ये एटम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अभी तो जितना प्लस है उतना माइनस है, जब माइनस चला गया तो आयन हो गया। ये कहानी, और ये तो मैंने आपको समझाई थी। एक बात और समझ लीजिएगा कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वो n बराबर 1 होती है। आपसे जब भी बोला जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है कोई भी एटम, तो उसका मतलब है n बराबर 2, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज में एक जोड़, फर्स्ट बोलेंगे तो मतलब 2 में है, सेकंड एक्साइटेड मतलब 3 में है। इसको n बराबर 3 पे क्या है? सेकंड एक्साइटेड। नीचे वाला तो ग्राउंड लेवल है, तो अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं तो n बराबर 3 में है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं तो n बराबर 5 में, आप समझ पाए। और ग्राउंड लेवल को n बराबर 1 बोलते हैं। इस बात का और ध्यान रखिएगा जिससे किसी प्रकार की गलती ना हो पाए। अब ये स्पेक्ट्रल सीरीज जो मैं आपको समझा चुका था, रेडबर्ग कांस्टेंट और स्टेट, कुछ सीरीज का जिक्र है, Ni इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट की बात की है। अब पहली होती है लेमन सीरीज, हम बता चुके हैं 1 में आना है, NF की वैल्यू 1 होनी है, Ni की वैल्यू उससे ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। दूसरी बामर सीरीज, NF की वैल्यू 2 होगी और Ni जो है इससे बड़ी कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। बड़ी का मतलब इंटीग्रल होनी चाहिए, 2.5 नहीं रखोगे, ऑर्बिट तो 3, 4, 5 होता है, वो रख दिया आपने। ये विजुअल रीजन में है। अब उसके बाद अगली आती है पाश्चन सीरीज, तो NF की वैल्यू 3 होगी और Ni की वैल्यू उससे बड़ी, ये आएगी इंफ्रारेड रीजन में। ब्रैकेट सीरीज, NF 4 हो जाएगा और Ni उससे बड़ा हो जाएगा, ये भी इंफ्रारेड रीजन में।
फंड सीरीज, पी साइलेंट होता है। फंड सीरीज NF की वैल्यू 5 और NI की वैल्यू उससे ज्यादा, ये हो गई फंड सीरीज। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है और आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n = n × n-1/2। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे इफ इलेक्ट्रॉन इज एट n = 4, यानी फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी लेवल पर वो फोर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो वो कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकता है। तो फॉर्मूले में आप रखेंगे n = n n-1/2। इस स्मॉल n की जगह आप 4 पुट कर दीजिए, तो 4 × 4-1/2, ये 3 हो जाएगा, तो 12/2 यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आप निकाल सकते हैं। 6 का मतलब देखिए लिखिए, ये 1 2 3 4, ये n = 1 है और ये n = 2 है, ये n = 3 है और ये n = 4 है। मैं व्हाइट कलर कर लेता हूं, थोड़ा दिखेगा। तो देखिए 4 से कोई भी बंदा 4 से 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। ये पहली वाली सीरीज है। फिर आप 3 से 2 में आ सकते हैं, 3 से 1 में आ सकते हैं, उसके बाद लास्ट वाली 1 आ सकते हैं। तो ये 6 3 3 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी निकल सकती है। तो ये मैंने डायग्राम बना के समझाया। इतना टाइम आपके पास कहाँ होगा, समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कहानी पकड़े रहिए जिससे लॉजिक आपका क्लियर रहे। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे पता की जा सकती हैं और आप करते ही होंगे, नहीं करते तो कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको बोला जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम न्यू। शॉर्टेस्ट लैम्डा में और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिश्ता होता है, h/nu या hc/λ। तो अगर शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं वेवलेंथ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या मैक्सिमम एनर्जी है। उसके लिए क्या करते हैं, हम Ni की वैल्यू इंफिनिटी लेते हैं और NF की वैल्यू वो रहेगी जिस सीरीज में फॉल कर रहा। अगर वो बामर है तो NF की वैल्यू 2 है, लेमन सीरीज है तो NF की वैल्यू 1 है। लेकिन Ni कितना होगा, इंफिनिटी, उसको दूर से आना पड़ेगा आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देने के लिए। तो यहां पर ये उम्मीद है इस बात को आप पकड़ पा रहे होंगे। बॉमर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट लैम्डा क्या होगा, Ni की वैल्यू इंफिनिटी और NF की वैल्यू 2, ये 2 आई बॉमर सीरीज से, और ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए Ni की वैल्यू इंफिनिटी रखी। अब दूसरी चीज होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या होता है, जस्ट बाजू वाले से टपक पड़े, यानी कि बामर सीरीज में है NF = 2, तो 2 से 1 ज्यादा, 3 से 2 में टपक पड़े, तो इससे क्या होगी, आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी और मिनिमम एनर्जी मिलेगी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो जब भी आपको लंबी वेवलेंथ चाहिए हो, पास से कुदाओ, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो दूर से कुदाओ। ठीक, तो यहां पर वैल्यू हो गई लैम्डा पुट Ni = NF+1, यानी 1 ज्यादा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और इसमें अगर हम बात करें कि H-अल्फा की हाइड्रोजन के लिए, तो लाइन ऑफ मिनिमम न्यू बॉमर सीरीज के लिए बात करते हैं H-अल्फा, H-बीटा, H-गामा की विजुअल सीरीज में। तो H-अल्फा का मतलब होता है NF की वैल्यू तो 2 ही लोगे, बॉमर है, लेकिन 3 से कुदाओगे तो H-अल्फा बोलोगे, और उसके बाद 3 की जगह आप 4 से कुदाओगे NF+2, तो ये बीटा सीरीज हो जाती है, और एक और जोड़ दो NF+3, तो ये गामा सीरीज हो जाती है। तो H-गामा फॉर बॉमर सीरीज क्या रही, Ni की वैल्यू 5, NF की 2। ये कुछ वैल्यूज क्योंकि जब आएगा तो इसको आपको इंतजाम बनाना पड़ेगा। उम्मीद आप समझ पाए। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी से कुदाना है, और लॉन्ग थोड़ा उल्टा याद रख ले लैम्डा के लिए। आप एनर्जी के टर्म में याद कर सको तो कर लो, वो मुझे ज्यादा आसान लगता है। एनर्जी में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस h/nu चाहिए तो दूर से कुदाओ, कम एनर्जी तो पास से कुदाओ। एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का लैम्डा से विपरीत रिश्ता है, उल्टा कर दो उसका। खैर एनीवे, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो रट्टा लगाने में, समझने में, आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जरूर है। यही बात यहाँ फिर दिखा दी गई थी। कुल मिला के आप ये वैल्यू ऑफ N1 लिखा है या यहाँ पर NF लिखिए और इसको Ni लिखिए, तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो ये लेमन बामर ये बता दी थी कौन अल्ट्रावायलेट, विजिबल, कौन इंफ्रारेड में है। ये भी कंक्लूजन स्पेक्ट्रल लाइंस का हम देख चुके हैं। अब एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। देखिए एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर है और आप चाहते हैं दूसरी
हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप प्रोवाइड कर दो तो यहां से कूद के यहां चला जाएगा, कम एनर्जी से ज्यादा। इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटम। जैसे यहां पे लिखा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, यानी ग्राउंड लेवल पर है, कूद के n बराबर 2 में जाना, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो n बराबर 2 और n बराबर 1 का डिफरेंस ले लो, यहां 13.6 होता है और ऊपर वाले का जो होता है उसको घटाओगे तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगा। और इसी तरह से किसी और सेकंड एक्साइटेशन, सेकंड का मतलब है कि E3 में पहुंच गए आप, तो E3 माइनस E1 12.09, ये वैल्यू क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। अगली बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो कि नॉकआउट कर जाए, इसको छोड़ ही दे, वो जब वो छोड़ के चला जाएगा तो ये पूरा एटम आयनाइज हो जाएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये ग्राउंड स्टेट में अगर है तब आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? माइनस में होती है 13.6, तो प्लस में 13.6 देनी पड़ेगी। और जिस स्टेट में होगा सवाल में बोला जाएगा उतनी एनर्जी आप सप्लाई कर देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन भाग जाए। यहां पर देखिए वर्ड यूज है एनर्जी। अब अगली स्लाइड में पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल किया हुआ दिखेगा, वही लॉजिक है, बस यहां फर्क क्या है? पहले हम एनर्जी की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे एक्सेलेटिंग पोटेंशियल। अब यहां क्या कहा जाता है कि इसको एनर्जी कैसे दें? तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं, जो इससे टकराएगा इसको निकाल देगा या निकाल दे या हायर एनर्जी में ले जाए, तो इसको एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करो, कैसे करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं कि जब ये इससे टकराए तो ये पहले से दूसरे एनर्जी में चला जाए, पहले से दूसरे में या पहले से तीसरे में। इसी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को आप यहां पोटेंशियल कह रहे हो, लॉजिक वही है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो एनर्जी थी उसी में आप, वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा था, यहां वोल्ट कर देना, बात खत्म, है ना। तो ये 10.2 वोल्ट, इसको अगर 10.2 वोल्ट से एक्सलेट करोगे तो जब इससे टकराएगा तो इसको पहली एक्साइटेड स्टेज में पहुंचा देगा। और अगर सेकंड एक्साइटेशन स्टेज करनी है तो 12.09 वोल्ट। इसी तरह बाकी आयनाइजेशन की कहानी भी वही है कि इसको भगाना है तो इलेक्ट्रॉन से टक्कर मरवानी है, इसको कितना एक्सेलरेट करो? अगर ग्राउंड स्टेट पे है तो 13.6 वोल्ट से एक्सेलरेट करो, जो इससे टकराए वो भगा दे। लॉजिक वही है, वहां बात थी एनर्जी की, यहां है पोटेंशियल की। तो ये भी बात पकड़ पाए होंगे, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उसी का भाई पोटेंशियल की भाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए फटाफट निकालने के लिए। अगर किसी nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एमस्ट्रॉन से निकाल सकते हैं, या सिंपली Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। किसी भी एटम के लिए z की वैल्यू से एटम की रखिए और Rn निकालिए। वेलोसिटी अगर स्पीड निकालनी है किसी इलेक्ट्रॉन की तो 2.2 इंटू 10⁶ z/n से निकाल सकते हैं। यहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि Vn इज प्रोपोर्शनल टू z/n है। काफी चीजें लिंक्ड है आपस में, सब अलग अलग नहीं, 10-12 हम बताएंगे, सब काफी हद तक लिंक्ड है। जैसे यहां पर देखिए, ये देखिए mv है, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो m तो मान लो कांस्टेंट है और v की तर्ज पे ये बदलेगा, तो इसका z/n, तो इसका z/n। समझते, ये लॉजिक लगा सकते हो इतना आप। mv होता है ना, m में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो v जैसा बदल रहा है वैसे p बदल रहा है, तो जैसे v वैसे ही p, z/n हो गया। अगली बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड की। तो एंगुलर वेलोसिटी की कहानी होती है W = 2 पाई न्यू, या F लिख देते हैं। तो जैसे ये बदलेगा वैसे ये बदलेगा, 2 पाई तो कुछ करेगा नहीं, तो ओमेगा हो गया z² / n³। टाइम पीरियड इसी फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो इसका उल्टा n³ / z², और फ्रीक्वेंसी इसी तर्ज पर मैंने समझाई। तो देखिए तीनों लोग एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। याद रखने की ट्रिक, याद कैसे रखेंगे आप, है ना। तो इसको, इसमें से कोई एक याद है, बाकी दोनों की कहानी सेट कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग चला लें तो टाइम पीरियड n³/z³, क्योंकि टाइम क्या होता है? टाइम तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, जो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी उसका उल्टा, जो ओमेगा की प्रोपोर्शनलिटी उसका उल्टा, और फ्रीक्वेंसी z²/n³। याद रखने का तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी ये है ऑर्बिटल करंट। तो ऑर्बिटल करंट भी आप जानते हैं, इसको लिखो तो क्या लिखते हो? I = 1/t के v/t लिख देते हो, या जो 2πr/t लिख देते हो।
जो समय लगा रहे हो, तो वो करंट आपकी पैदा हो जाती है। ये बेसिकली लिखते हो E/T आप, या E इंटू न्यू, ये ऑर्बिटल करंट होती है। तो न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जिस तर्ज पे चेंज हो रही है, ये करंट, ऑर्बिटल करंट भी उसी तर्ज पर चेंज होगी। ये देखिए कहाँ गया, ये फ्रीक्वेंसी Z²/n³ और ये भी Z²/n³। ये रिलेशन याद रखोगे तो ज्यादा अलग अलग वैरायटी याद रखनी नहीं पड़ेगी, या रखनी पड़ेगी तो आसान लगेगा आपको। फिर Jn की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, है ना, तो ये हो गया n के प्रोपोर्शनल। उसके बाद सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन Z³/n⁴, इस पे सवाल डायरेक्ट आते हैं सब। और ये काइनेटिक एनर्जी है Z²/n², पोटेंशियल Z²/n², फिर एनर्जी टोटल Z²/n²। तो इसको याद रखिए, क्योंकि जब सवाल आएंगे तो सीधे लगा के 30 सेकंड में आंसर आपको देखे जाएंगे। अब यहां पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, इसके ऊपर मैंने लिख दिया। तो ये बात अगर आप जैसा देख पा रहे हैं, अगर एनर्जी निकालनी है टोटल, तो En की वैल्यू होगी -13.6 Z²/n²। किसी भी एटम के लिए अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे आप। और En को इस तरह से भी याद रखे, -k मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट, Ze²/2Rn, Rn मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो ये सारी चीज आपके काम की है, बहुत तेजी से काम करेगी। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है रिकॉइल एनर्जी। क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एक फोटोन छोड़ता है। तो जब ये फोटोन निकलता है ना इधर, तो ये न्यूक्लियस पीछे भागता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे। आप जानते हैं ना, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो जब फोटोन इधर भागेगा तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए इसका न्यूक्लियस इधर भागता है। जब न्यूक्लियस इधर भागेगा तो उसकी आपकी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स, ये इसके पास रिकॉइल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि भाग रहा है न्यूक्लियस। वो कितनी होती है रिकॉइल एनर्जी? ER की वैल्यू होती है P²/2m। P क्या है? मोमेंटम ऑफ एमिटेड फोटोन। इसमें सवाल आए तो सीधे कर दीजिए, ये मोमेंटम है एमिटेड फोटोन का। m होता है मास ऑफ न्यूक्लियस, बात खत्म। और E2 - E1 क्या हो जाएगा? PC मोमेंटम इंटू C या Sc/λ, जो फोटोन का होता है। तो ये रिकॉइल एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हैं, कोई स्पेशल डील नहीं है। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। एक जो हाइड्रोजन एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, यानी n = 1 पे था। उसको आप इतनी वेवलेंथ गिरवाए हो उसके ऊपर, तो एक्साइट हुआ। एक्साइट होके पूछेगा, वो बताएंगे द एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड, यानी वो एक्साइट होके किस एनर्जी स्टेट में पहुंचा है। दूसरा, जिस एनर्जी स्टेट में पहुंचा है वहां से कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस एमिट कर सकता है। तो हम जानते हैं लैम्डा की वैल्यू 975 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 975 × 10⁻⁻10। अब अगली बात, हम जानते हैं फॉर्मूला 1/λ की वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf² - 1/ni²। अब 1/λ r रखा, क्योंकि आपको फाइनली ये जो 1² - 1/n² रखा। अब यहां पर हम बात करते हैं 1/975 × 10⁻⁻10, और ये 1.1 10⁻7 1 - 1/n² में चला गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि n की वैल्यू कहां है। अब यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करने गए तो ये वैल्यू मिली 1 - 1/n², 1/975 वगैरह। अब इसको केवल सॉल्व करना है, इस वैल्यू को यहां पर आपको सॉल्व करना है। जब आपने सॉल्व की ये वैल्यू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी करीब 4। तो जब इस पे आप फोटोन डलवाओगे, देखिए आप ध्यान रखिएगा कि यहां पहले जो फोटोन निकलवाने की बात थी, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये जो होता है, ये होता है वेवलेंथ जो एमिट होती है। तो NF पहले होता है, NI बाद में होता है। यहां पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां पर इनिशियल वाला आप पहले कर दो, मतलब इसकी वाली, ये I यहां समझो और F यहां समझो। तो इनिशियल में पहले में था और n में गया। आप समझ रहे हो ना, एक एटम एनर्जी निकाल रहा है, तब के फार्मूला ये था, और एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी कहानी ये है। इसको पलट देंगे। बात समझ में आई? Ni का मतलब शुरू में 1 पे था और बाद में n पे पहुंचा है। उम्मीद है कि यह बात पकड़ पाए होंगे। भाई जब एमिट करेगा
तो ये बड़ी में से छोटा घटाना होता है, सिंपल एज दैट। लेकिन फिर भी एमिट करेगा तो 1/nf² माइनस 1/ni², और एब्जॉर्ब करेगा तो इसी का उल्टा। तो आप ये n की वैल्यू 4 निकाल पाए। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ये निकालेगा, तो वो ये चौथे में है, क्योंकि 3.81 आएगा, क्योंकि जो स्टेट होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो 3.81 को हम 4 एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 4 रख दो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, तो 4 × 4 - 1/2 यानी 6। ये पॉसिबल यहां पर ट्रांजिशंस हो गए, 4 से वो 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में, 3 से 2 में, 3 से 1 में, या 2 से 1 में। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये कहानी पॉसिबल है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम व्हेन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्ट। इसका आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो 122.4 वोल्ट है, और पहला और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल हमको पता करना है। तो आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल है 122.4। ई एक्साइटेड 1 पे क्या हो जाती है वैल्यू, E1 माइनस E2। पहले भाई एक्साइटेशन 1 पे था, पहली एक्साइटेशन मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब होता है n बराबर 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए तो इसका मतलब होगा n बराबर 3। तो और n बराबर 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर एक ग्राउंड स्टेट में था वो E1 हो गया, और यहां पर माइनस E2 कर दीजिए, जो कि पहली एक्साइटेड स्टेज में गया है। तो यहां पर वैल्यू हो गई 122.4, और एनर्जी को तो आप जानते ही हैं, आप क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन के केस में n² के प्रोपोर्शनल चलता है। आप जानते हैं ना, जो एनर्जी है वो आपकी 1/n² हाइड्रोजन के केस में चलेगी, कह लीजिए एटम जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला। तो ये बेसिकली जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसी के हिसाब से E/n² कर दिया है। तो इसको मुझे इस तरह लिखना चाहिए, इसको काट देते हैं। E की वैल्यू लिखें अगर, तो मैं En इज प्रोपोर्शनल टू E/n² कर सकता हूं, E1/n²। तो उसके हिसाब से जो था n², भाई जो एनर्जी थी n² से डिवाइड कर दिया। पकड़ में आ रही है ना बात। अब ये वैल्यू बन जाएगी 122.4 माइनस 30.6 यानी 91.8। ये वैल्यू बनी पहली एक्साइटेशन वाली जो इसकी पोटेंशियल है। दूसरे की बात करेंगे हम लोग, तो E1 माइनस E3, ये 3 कहां से आया, ये 3 यहां से आया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, 122.4 और यहां n² यानी 3 का स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी 122.4, घटा के लिखोगे तो 108.8 वोल्ट। इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, या हटा देना ही ठीक है, जब इतनी मेहनत की गई तो आपको दिखाई तो पड़े। तो यहां पर ये बात आप समझ पाए होंगे। पहली एक्साइटेड स्टेज का मतलब था n बराबर 2, सेकंड का मतलब था n बराबर 3। तो ये बात यहां पर आप क्लैरिटी से समझ पाए होंगे, तो इस बात को पकड़े रहिएगा। और ये जो वैल्यू लिखी जाती है आप समझ पा रहे होंगे। आप लिखते हैं ना n इज प्रोपोर्शनल टू E1 की बात कर लें अपॉन n², ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना 13.6 वाली वो E1 ही होती है। तो ये आप समझ पाए होंगे, इसको इस तरह कर लीजिएगा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम when given that its ionization potential is equal to 122.4 वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा है। तो यहां आयनाइजेशन पोटेंशियल है 122.4 वोल्ट। E की वैल्यू होती है Z² इंटू H। आप जानते ही हैं कि जो हाइड्रोजन का होगा वो Z, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनलिटी हमको मालूम है, इज प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n। तो n² तो उसके अंदर निहित ही है, ये Z² इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो E इज इक्वल टू, यानी किसी और एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का को Z² से मल्टीप्लाई करोगे तो उस एटम की कहानी निकल आएगी। तो यहां Z निकालने जाओगे तो √E/EH, और अंडर रूट लिखा, E की वैल्यू 122.4 और EH की वैल्यू हो गई 13.6। अब इसको आप डिवाइड करके निकलिए, ये 3 यहां पर आंसर हो जाता है आपका, कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ एटम पूछा है, एटॉमिक नंबर वो 3 आ जाएगा। इस तरह से हो गया, नोट कर लें इसे आप।
तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब कहां है, कहां से कहां आना होगा, जहां मिनिमम एनर्जी हो, यानी बाजू वाले से कूदना है। तो फॉर ब्रैकेट सीरीज NF होता है 4, तो NI कितना हो जाएगा 5, बाजू जस्ट अगले से कूदे, तो आपको मिल जाती है कौन सी, मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम के लिए इंफिनिटी से कूदे, तो NI की वैल्यू 1, उसमें 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर टू R, 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, और ये वैल्यू यहां पुट कर दी आपने। अब ये वैल्यू जो रही कैलकुलेट कर लीजिए इसे आप, तो लेमडा वैक्स की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने पे 40,40400 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। बाकी कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो यहां खत्म हो गई। तो ये आप इस तरह इसको कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द प्रोटॉन due to electron motion if the radius of the first orbit of the hydrogen atom is 0.5 angstrom and the speed of electron 2.2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो R दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, V दे रखा है 2.2 10 की पावर 6। ये देखिए न्यूक्लियस पे या सेंटर पे है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बेसिकली जैसे कि करंट कैरिंग कॉइल होती थी ना, कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वही हमको निकालना है यहां पर। तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/E/T। E/T का मतलब होता है E, और टाइम पीरियड का मतलब 2πr अपॉन V। तो ये वैल्यू हो गई I/2πr। अब ये बी एट सेंटर हम जानते हैं किसी कॉइल के लिए, इसके लिए म्यू नॉट अपॉन 2 I/R फॉर्मूला होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, म्यू बाई 2, I की जगह लग दिया ये EV अपॉन 2πr, R की जगह R, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π EV अपॉन R स्क्वायर। इसको मैंने निकाल दिया, आप चाहें तो निकाल लें, अदरवाइज ये डायरेक्ट याद रखें आप कि इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर लगा रहा है तो उसकी सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4π EV अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज है तो यहां पे Q लिख लें आप आराम से, तो ये बात आप पकड़ पाएंगे। बढ़िया। अब इसी से वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4π को 10 की पावर -7, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी स्पीड और रेडियस, और कैलकुलेट किया तो 14.08 टेस्ला आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से, इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिए, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में जो रेशियो है इक्विवेलेंट करंट का, वो हमें पता करना है। तो जो करंट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है Z² अपॉन N क्यूब के। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने से जो करंट पैदा होती है, यहां हाइड्रोजन का केस है तो Z बराबर 1 हो जाएगा, तो ये IN की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन N क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो I1 अपॉन I2 क्या रहा, इसका देखिए ये उल्टा है ना, तो ये N2 अपॉन N1 का क्यूब, N2 की वैल्यू 2, N1 की वैल्यू 1, क्यूब कर दिया तो 8:1, और ये आपका देखिए आंसर आ गया चुटकियों में। बशर्ते आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है, वरना समय खा जाएगा। ये नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है, फॉर द गिवन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन λ1 λ2 λ3। अब यहीं से आप देखें अगर, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है E3 माइनस E1, इसको कैसे लिख सकते हो, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, तो E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1। भाई यहां से यहां तक जाने के लिए दिस प्लस दिस लिख दिया। अब ये E3 माइनस E1 क्या है, HC अपॉन λ3। E3 अपॉन E1 में λ3 निकल रहा है तो SC अपॉन λ3। ये E3 माइनस E2 है तो यहां पे λ2 है, SC अपॉन λ2। उसके बाद इसमें λ1 है तो E2 माइनस E1 में E2 माइनस E1 SC अपॉन λ1। ये SC 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 काट दीजिए, क्या बचा, 1 अपॉन λ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ2 प्लस 1 अपॉन λ1। सॉल्व करोगे तो λ3 की वैल्यू आ जाएगी λ2 इंटू λ1, λ2 प्लस λ1। ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन भी आ गया, मान लो ऑप्शन में है, या ये रिलेशन है, दोनों ही सही है। इसको भी आप नोट कर लो बेटा। बेटा करते हैं ये सवाल,
ए हाइड्रोजन एटम इन इज ए स्टेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन एनर्जी जब है इसकी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्टेट में है। इफ इट मेक्स ए ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट, अगर ये उस लेवल से ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाता है तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन, तो फोटोन कितनी एनर्जी का एमिट करेगा। तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन क्या होगा, E1 माइनस ई, अभी जिस स्टेज में है, और ग्राउंड स्टेज की एनर्जी आप घटाओगे, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1, और ये जिस एक्साइटेड स्टेज में है उसकी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 13.6 माइनस 0.85, ये वैल्यू हो गई 12.75। इतनी एनर्जी का आपका फोटोन रिलीज होगा। कितना सरल, नोट करो इसे आप। तो बेटा ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, और जाने से पहले याद दिलाऊंगा कि अगर आपको कम क्वेश्चन लगाने हैं जो सुटेबल हो अच्छी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप फिजिक्स के नीट में ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया कर पाए, तो उसके लिए मैंने कोर्स बनाया नीट श्योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एकदम ऑप्टिमाइज्ड हैं कि कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ज्यादा चांसेस बढ़िया हो सकते हैं कि नीट के फिजिक्स के सवाल ज्यादा एग्जाम में लग जाएं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, ज्यादा नहीं है, 25 हैं, और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी, इस समय इतने कम टाइम में ये बेस्ट ऑप्शन देते हैं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में जिस तरह के सवाल आ रहे हैं नीट में आप ज्यादा बेहतर कर पाए। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये आप नीट श्योर क्वेश्चन ले सकते हैं। जो बच्चे लेना चाहते हैं नीट श्योर, वो अरविंद नीट चैनल, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको नीट श्योर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर लगा मारिए। समय कम है, देर मत कीजिएगा बिल्कुल भी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस और सुपर इजी फिजिक्स पढ़ाने के तरीके से फिजिक्स आपको पसंद आएगी। मुस्कुरा के हम पढ़ाएंगे, मुस्कुरा के आप पढ़िए, और साथ में सवाल निकलने लगेंगे, जिससे जब न्यूमेरिकल निकलेंगे तो आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा, पक्का है सिलेक्शन। तो अपने सिलेक्शन के लिए अरविंद नीट चैनल को फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।